नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के सत्र में द्विवेदी युग पर हमारे सत्र चल रहे हैं और आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं अन्य द्विवेदी युगीन कवियों की, जिनमें खास तौर से नाथूराम शर्मा शंकर, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल सनेही और भी जो अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि पिछले कई प्रश्न पत्रों में मैं देख रही हूं कि मुख्य कवियों पर जो पहले प्रश्न पूछे जाते थे, अब अन्य कवियों पर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप इस सत्र को बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि जब हम प्रश्नों का सत्र करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितनी गंभीरता से पढ़ने की जरूरत है इन अन्य कवियों के परिचय को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले कवि जो अन्य कवियों में आने वाले हैं वो हैं नाथूराम शर्मा शंकर। इनके जीवन परिचय पर बात करते हैं। इनका जन्म 1859 ईस्वी में हुआ और इनका जन्म स्थान था हरदुआगंज, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। इनके निधन का वर्ष 1935 ईस्वी माना गया है। प्रारंभ में हिंदी, उर्दू, फारसी का अध्ययन इन्होंने किया और बाद में संस्कृत में भी पूर्ण योग्यता प्राप्त की। यानी स्पष्ट है दोस्तों कि हम पिछले सत्रों में जिन भी कवियों पर, मैथिली शरण गुप्त पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध और श्रीधर पाठक के विषय में बात कर चुके हैं और हम देख रहे हैं कि वो दौर एक ऐसा दौर था साहित्य की दृष्टि से जब उर्दू, अरबी, फारसी भाषाओं की प्रधानता थी साहित्य जगत में। और यही कारण है कि सभी लोग जब शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ करते थे तो वे इन भाषाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करते थे। लेकिन द्विवेदी युग इस दृष्टि से अपने पूर्ववर्ती युगों से भिन्न हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यहां ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को प्राथमिकता देना प्रारंभ किया गया। लेकिन अपनी युगीन परंपरा का निर्वाह करते हुए नाथूराम शर्मा शंकर ने भी हिंदी के साथ उर्दू, फारसी का अध्ययन किया और उसके बाद उन्हें अनुभव हुआ कि संस्कृत का ज्ञान प्राप्त होना भी बहुत जरूरी है। तो उन्होंने संस्कृत भाषा पर भी अपना विशिष्ट अधिकार स्थापित किया, संस्कृत के ग्रंथों के अध्ययन किए। आगे चलते हैं। अब इन्होंने जब शुरुआत की अपने जीवन की, यानी जीविकोपार्जन की, तो सबसे पहले कानपुर नहर विभाग में 7 वर्ष तक इन्होंने नक्शा नवीसी और पैमाइश का काम किया। यानी जो नहर निर्माण का विभाग था उसमें वे नहर को किस तरीके से कहां से ले जाना है उसके नक्शा नवीसी यानी नक्शे बनाया करते थे और पैमाइश भूमि को नापा करते थे कि कितनी लंबाई में कहां पर कौन से स्थान पर नहर को मोड़ना है। तो इन्होंने जब अपने जीविकोपार्जन का कार्य शुरू किया तो उसमें इनका दायित्व क्या था? नक्शा नवीसी करना और भूमि की पैमाइश का काम करना। दफ्तर में इस दौरान अंग्रेजों, क्योंकि हिंदी से लगाव था, भाषा में रुचि थी, साहित्यिक रुझान था, तो इस दौरान भी जितने भी दफ्तर में अंग्रेज थे उन्हें हिंदी सिखाने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। नाथूराम शर्मा शंकर के विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विवेदी युगीन साहित्यकार ऐसा था जिसने अपने दफ्तर में अंग्रेजों को हिंदी सिखाने का काम किया? तो आपको ध्यान रखना है, नाथूराम शर्मा शंकर ही वे शख्सियत है। 7 वर्ष इस तरह से नक्शा नवीसी और पैमाइश का काम करने के बाद वे पुनः अपने जन्म स्थान यानी हरदुआगंज लौट आए और आयुर्वेद का अध्ययन किया। देखिए कितनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे नाथूराम शर्मा शंकर। उन्होंने पहले उर्दू, फारसी भाषाओं का अध्ययन किया, हिंदी का अध्ययन किया, उसके बाद संस्कृत पर विशेष योग्यता प्राप्त की और उसके बाद वे अपने जन्म स्थान लौट आए और वहां पर उन्होंने आयुर्वेद का अध्ययन किया और वे पीयूष पाणी वैद्य के नाम से विख्यात हो गए। ये बिंदु भी इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से साहित्यकार निम्नलिखित में से पीयूष पाणी वैद्य के नाम से विख्यात हुए? तो आपको भूलना नहीं है कि नाथूराम शर्मा शंकर ही पीयूष पाणी वैद्य के नाम से जाने जाते थे। बाल्यकाल से ही इनमें रचनात्मक प्रतिभा यानी साहित्यिक प्रतिभा विद्यमान थी। आगे चलें।
प्रारंभ में उर्दू के माध्यम से इन्होंने सृजन शक्ति अभिव्यक्त की, यानी इन्होंने जो लेखन शुरू किया। देखिए दोस्तों, उस समय का दौर एक ऐसा दौर था, उससे पहले के दौर में भी और इसके बाद के दौर में भी, यहां तक कि छायावाद युग के कवियों की भी बात करें तो सभी ने ब्रज भाषा में साहित्य सृजन करना प्रारंभ किया और बाद में वे खड़ी बोली की ओर मुड़े। लेकिन नाथूराम शर्मा शंकर एक ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होंने उर्दू के माध्यम से अपनी साहित्यिक प्रतिभा को अभिव्यक्त किया, यानी उर्दू में साहित्य सृजन प्रारंभ किया। हरदुआगंज के मुशायरों में उनकी खास पहचान बन गई, क्योंकि वो दौर एक ऐसा दौर था जबकि स्थान स्थान पर मुशायरे, कवि गोष्ठियां आयोजित की जाती थी। भारतेंदु युग में हम पढ़ चुके हैं कि अनेक कविता संवर्धिनी सभा जैसी संस्थाएं स्थापित थी जो साहित्यिक विकास की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण साबित हुई। तो इसी तरह से उर्दू के क्षेत्र में भी स्थान स्थान पर मुशायरे आयोजित किए जाते थे जिनमें शेरो शायरी और गजलें प्रस्तुत की जाती थी। तो हरदुआगंज में जितने भी मुशायरे होते थे उन सभी में नाथूराम शर्मा शंकर बहुत सक्रियता से भाग लेते थे और उनकी शायरी इतनी पसंद की जाती थी कि उनकी अपनी एक मुशायरों में खास पहचान बन गई। यानी पहचान बनने का मतलब यह है दोस्तों कि उस समय के मुशायरों में यदि किसी मुशायरे में नाथूराम शर्मा शंकर की उपस्थिति ना हो तो लोग निराश हो जाया करते थे। इतनी विशिष्ट पहचान उनकी मुशायरों में बन गई। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा बिंदु आया जबकि वे उर्दू की से हटकर, उर्दू से विमुख होकर के हिंदी की ओर मुड़ गए, और वो मोड़ था पंडित प्रताप नारायण मिश्र के संपर्क में आना। पंडित प्रताप नारायण मिश्र के संपर्क में आए और प्रताप नारायण मिश्र उस समय ब्राह्मण पत्र का संपादन कर रहे थे। उनके संपर्क में आने के बाद उनकी अभिव्यक्ति की दिशा बदली और यहीं से हिंदी के माध्यम से उनकी प्रतिभा सामने आई। ये बिंदु भी आपको भूलना नहीं है। यानी 3 बिंदु आपको ध्यान रखने हैं इनके विषय में। तो तीनों बिंदुओं पर आप ध्यान रखेंगे कि किसके संपर्क में आने के बाद उनका साहित्यिक रुझान हिंदी की ओर बढ़ा। तो प्रताप नारायण मिश्र और उनके ब्राह्मण पत्र। यदि विकल्प में ब्राह्मण पत्र है तो ब्राह्मण पत्र को चुनेंगे, और यदि प्रताप नारायण मिश्र हैं तो उनके विकल्प को चुनेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलें। अब बात आती है कृतियों की। तो कृतियों में अनुराग रत्न, शंकर सरोज, क्योंकि नाथूराम शर्मा शंकर, शंकर उपनाम है उनका, तो ऐसी स्थिति में शंकर सरोज नाम से उनकी एक काव्य कृति प्रकाशित हुई, और गर्भरंडा रहस्य नाम से उन्होंने एक अन्य काव्य कृति प्रकाशित की। और ये काव्य कृतियां जो है अनुराग रत्न, शंकर सरोज और गर्भरंडा रहस्य, ये उनके जीवन काल में प्रकाशित 3 कृतियां हैं। कौन सी कृतियां उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई, प्रश्न पूछा जा सकता है। अनुराग रत्न, शंकर सरोज और गर्भरंडा रहस्य। गर्भरंडा रहस्य कृति के विषय में प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। 1951 में उनकी मुक्तक कविताओं के 5 संग्रह प्रकाशित हुए, यानी उनके निधन के पश्चात। कौन कौन से हैं? गीतावली, कविता कुंज, दोहा, समस्या पूर्तियां। समस्या पूर्ति की जो परंपरा भारतेंदु युग में शुरू हुई थी वो परंपरा द्विवेदी युग में भी चलती रही, और जितनी भी समस्या पूर्तियां नाथूराम शर्मा शंकर के द्वारा की गई उनका अपना एक अलग संकलन संपादित हुआ, प्रकाशित हुआ। समस्या पूर्तियां, विविध रचनाएं शंकर सर्वस्व के नाम से प्रकाशित हुई। यानी आपको क्या ध्यान रखना है कि शंकर सर्वस्व एक संकलन, एक संपादित कृति प्रकाशित हुई। उसमें शंकर की, नाथूराम शर्मा शंकर की सारी शेष कृतियों को संपादित किया गया था। कौन कौन सी कृतियां थी? गीतावली, कविता कुंज, दोहा, समस्या पूर्तियां और विविध रचनाएं। ये सबको मिलाकर के एक ही स्थान पर एक ही पुस्तक के रूप प्रकाशित किया गया, और उस पुस्तक का नाम था शंकर सर्वस्व। आपको ध्यान रखना है कि शंकर सर्वस्व में किसकी कविताएं संकलित हैं? नाथूराम शर्मा शंकर की। उनके कितने मुक्तक कविताओं के कितने संग्रह इसमें संकलित हैं? 5 संग्रह इसमें मुक्तक कविताओं के संकलित हैं। ये 2 बिंदु आपको इस विषय में ध्यान में रखने हैं। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं। नाथूराम शर्मा शंकर ने अपनी पूर्ववर्ती उर्दू काव्य और मुशायरों की परंपरा तथा ब्रज भाषा में कवित्त, सवैया, दोहों की श्रृंगारमयी रीतिकालीन परंपरा का निर्वाह किया। यानी नाथूराम शर्मा शंकर एक ऐसे द्विवेदी युगीन साहित्यकार हैं दोस्तों, जिन्होंने अपने पहले की चली आ रही जो साहित्यिक परंपराएं थी, कौन कौन सी थी? 2 परंपराएं थी। एक तो ब्रज भाषा में साहित्य सृजन की परंपरा, और दूसरी उर्दू
भाषा में साहित्य सृजन की परंपरा। तो अपने पहले से चली आ रही उर्दू काव्य परंपरा और मुशायरों की जो परंपरा थी उसका भी उन्होंने सम्यक निर्वाह किया और अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। और रीतिकाल से जो ब्रज भाषा में कवित्त सवैया और दोहे, श्रृंगारिक कवित्त सवैया और दोहे लिखने की जो रीतिकालीन परंपरा थी ब्रज भाषा में लिखने की, उसका भी उन्होंने निर्वाह किया। यानी ये बिंदु आपको कंठस्थ कर लेना है कि नाथूराम शर्मा शंकर के साहित्यिक प्रतिभा उर्दू में भी सामने आई और ब्रज भाषा में भी सामने आई और खड़ी बोली में तो साथ में सामने आई ही। उनकी चमत्कारिणी कवित्व शक्ति, उन्हें भारत प्रज्ञेंदु, ध्यान रखेंगे कौन सी उपाधि दी गई, क्योंकि उनकी कवित्व प्रतिभा जो थी, कवित्व सृजन, कवित्व छंद जो होता है उसमें सृजन करने की उनकी जो प्रतिभा थी वो अत्यंत प्रभावशाली थी, चमत्कारपूर्ण थी। ब्रज भाषा में वे जो कवित्व लिखा करते थे वे अत्यंत चमत्कारपूर्ण हुआ करते थे, यानी सहृदय पाठकों और श्रोताओं को आनंद की रस धारा में डुबो दिया करते थे। यही कारण है कि उन्हें चमत्कारिणी कवित्व शक्ति के आधार पर भारत प्रज्ञेंदु नाम से, उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें साहित्य सुधाधर नाम की उपाधि भी मिली। ऐसी न जाने कितनी उपाधियों से नाथूराम शर्मा शंकर को अलंकृत किया गया। इस तरह के प्रश्न भी इन उपाधियों से संबंधित परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे चलें। उन्होंने कलित कलेवर नामक नखशिख वर्णन संबंधी रीतिकालीन परंपरा का काव्य ग्रंथ लिखा। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, कलित कलेवर किसका ग्रंथ है, पहला प्रश्न तो यह बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि कलित कलेवर किस प्रकार का ग्रंथ है, उसकी विषय वस्तु किससे संबंधित है। अभी हमने एक बिंदु में पढ़ा दोस्तों कि उन्होंने रीतिकालीन श्रृंगारमयी परंपरा का भी निर्वाह किया। उसका एक जीता जागता उदाहरण है ये ग्रंथ कलित कलेवर के नाम से, क्योंकि रीतिकाल में श्रृंगार वर्णन में नखशिख वर्णन की परंपरा विद्यमान थी, तो उन्होंने कलित कलेवर नामक ग्रंथ लिखा जिसमें नखशिख वर्णन संबंधी जो रीतिकालीन परंपरा है उसका निर्वाह किया। किंतु समसामयिक जीवन और प्रकृति के प्रति सजगता के कारण उन्होंने स्वयं ही उसे नष्ट भी कर दिया। ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि उन्होंने सृजन तो कर लिया, क्योंकि परंपरागत प्रतिभा उनमें मौजूद थी, लेकिन उसके बाद उन्हें लगा कि ये समसामयिक परिवेश के अनुरूप ये ग्रंथ नहीं है, तो अपनी स्वयं की सृजित उस कृति को, उस रचना को उन्होंने स्वयं ही नष्ट कर दिया। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी शंकर सत्सई नामक एक कृति जलकर नष्ट हो गई। एक ग्रंथ कलित कलेवर उन्होंने स्वयं नष्ट किया और दूसरी कृति शंकर सत्सई के नाम से जो प्रकाशित, जो उन्होंने रचना की थी, वो जल करके नष्ट हो गई। यानी दो कृतियां नाथूराम शर्मा शंकर की नष्ट हो गई। आगे चलें। गर्भरंडा रहस्य, इसके बारे में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। गर्भरंडा रहस्य की विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ये किससे संबंधित है, विधवा दुर्दशा और मंदिरों में उस समय जो दुराचार चल रहा था उस सामाजिक समस्या पर रचित एक महत्वपूर्ण प्रबंधात्मक रचना है। पहली बात, गर्भरंडा रहस्य की शिल्प कैसा है, प्रबंध कृति है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसकी विषय वस्तु किससे संबंधित है, विधवा दुर्दशा और मंदिरों में चल रहे दुराचार की सामाजिक समस्या से संबंधित कृति है ये। अगले बिंदु पर आते हैं। शंकर जी की सरस्वती में प्रकाशित खड़ी बोली की काव्य कृतियों को पढ़कर ग्रियर्सन ने द्विवेदी जी को लिखा था। देखिए, इससे पहले मैं इस बिंदु पर आऊं, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, क्योंकि हम पढ़ चुके कि उन्होंने साहित्य सृजन उर्दू में शुरू किया, उसके बाद उन्होंने ब्रज भाषा में साहित्य सृजन शुरू किया। तो जिस समय उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रभावित होकर खड़ी बोली में लेखन शुरू किया, उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी को यह विश्वास नहीं था कि वे उत्कृष्ट रचना खड़ी बोली में कर पाएंगे। कितनी उत्कृष्ट, जितनी कि वे ब्रज भाषा और उर्दू में करते रहे हैं। तो उन्होंने पहले से ही नाथूराम शर्मा शंकर को आगाह कर दिया और उधर ग्रियर्सन के साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी का वार्तालाप चल रहा था पत्र के माध्यम से, और वे निरंतर कह रहे थे कि खड़ी बोली में रचनाएं उतनी उत्कृष्ट रचनाएं होना संभव नहीं है। लेकिन जब नाथूराम शर्मा शंकर की खड़ी बोली की कृति यानी कविता सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई और जॉर्ज ग्रियर्सन ने उसे पढ़ा, तो उस काव्य कृतियों को पढ़ करके उन्होंने द्विवेदी जी को पत्र लिखा और उसमें लिखा, अब मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि खड़ी बोली में भी सुंदर और सरस कविताएं हो सकती हैं। यानी उन्हें भी नाथूराम शर्मा शंकर की खड़ी बोली की कविताएं पसंद आई, प्रिय लगी।
तो ये बात ध्यान में रखनी है। ये कथन किसकी कविताओं से संबंधित है, प्रश्न पूछा जा सकता है। ये ग्रियर्सन का कथन है, द्विवेदी जी से उन्होंने कहा, और नाथूराम शर्मा शंकर की खड़ी बोली की कृतियां, जो रचनाएं, काव्य कृतियां जो सरस्वती में प्रकाशित हुई, उसके विषय में ये कथन कहा गया। ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है। आगे चले। शंकर जी के खड़ी बोली में रचित कवित्व बेजोड़ माने जाते हैं। उनके काव्य में देश की आर्थिक अवस्था, क्या किन किन बिंदुओं पर उन्होंने काव्य सृजन किया, आर्थिक दुरवस्था यानी जो आर्थिक हीनता, जो आर्थिक पतन हमारे देश का उस समय हो रहा था, उसका चित्रण उनके काव्य में है। किसानों की दरिद्रता जो थी उसका चित्रण उसमें है। संप्रदायवाद जो फैल रहा था धर्म के नाम पर, उसका चित्रण है। और पराधीन भारत की कैसी समग्र रूप से क्या स्थिति थी, उसका चित्रण है। और रिश्वतखोर अफसर जो थे, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए भारत के सम्मान को दांव पर लगाने में चूकते नहीं थे, ऐसे रिश्वतखोर अफसर, जिनमें हिंदू भी शामिल थे और अंग्रेज भी शामिल थे, उनका चित्रण है। सूदखोर महाजन जो कृषकों का शोषण कर रहे थे, उन्हें बहुत ऊंची ब्याज की दरों पर ऋण दिया करते थे और उनसे मनमाना सूद वसूल किया करते थे, ब्याज वसूल किया करते थे, उनका चित्रण है। जो धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने वाले लोग उस समय के समाज में थे, उनका भी उन्होंने मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत किया है। यानी समाज के प्रति सजगता, अपने परिवेश के प्रति सजगता उनके काव्य का महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण विशेषता है। जिसमें कवि का क्षोभ है, यानी इसका वर्णन करते समय कौन कौन से भाव कवि ने अभिव्यक्त किए हैं। कहीं वे क्षोभ प्रकट करते हैं, यानी दुख प्रकट करते हैं, वेदना प्रकट करते हैं। कहीं पीड़ा है तो कहीं फटकार है, कहीं वे फटकार भी देते हैं और इस पर इसकी भर्त्सना करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं, इस पर व्यंग्यात्मक प्रहार करते हैं, ताकि लोग जागृत हो जाएं और इन सारी कुसंगतियों को जो समाज में व्याप्त हैं, जो विषमताएं व्याप्त हैं, उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो जाएं। आगे चलें। दो छंदों का मिश्रण कर नए छंद बनाना उनकी प्रतिभा का स्पष्ट प्रमाण है। यानी परंपरागत जो छंद थे उनके स्वरूप में भी उन्होंने नवीन प्रयोग किए। दो छंदों को मिलाकर एक नया छंद बनाने की प्रवृत्ति उनके काव्य में विशेष तौर पर देखने को मिलती है। अब इस युग के दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं लाला भगवान दीन। इनका जो जन्म है वो अगस्त 1866 में हुआ। जन्म स्थान इनका है बरबट जिला, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। इनका निधन जुलाई 1930 में हुआ। और आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो दीन इनके नाम के आगे है, वो दीन इनका उपनाम है। बाल्यकाल में ही उर्दू और फारसी का अध्ययन, देखिए जिस तरह से सभी द्विवेदी युगीन साहित्यकारों ने किया, वही लाला भगवान दीन के साथ भी हुआ। उन्होंने भी बचपन से ही उर्दू और फारसी का अध्ययन प्रारंभ किया और कालांतर में फारसी का विशेष अध्ययन उन्होंने किया। घर पर रहकर फिर उन्होंने हिंदी का अध्ययन किया। 1894 ईस्वी से 1907 तक उन्होंने छतरपुर नामक स्थान पर अध्यापन कार्य किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाया, अध्यापन किया और इस दौरान उनका संपर्क हरिऔध, रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास जैसे विद्वानों से रहा। यानी वे उनके सहयोगी रहे। यानी उनका साहित्यिक विद्वज्जनों से संपर्क, गहरा संपर्क रहा। हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल में, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने नागरी प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया था और उस हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल में लाला भगवान दीन भी रहे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। छतरपुर में कवि समाज और काव्यलता नामक दो साहित्यिक संस्थाएं इन्होंने स्थापित की। कवि समाज और काव्यलता साहित्यिक संस्थाओं की स्थापना का दौर उस समय बहुत ही अपने पूरे चरमोत्कर्ष पर था। अधिकतर जो साहित्यिक अभिरुचि वाले लोग थे, साहित्यकार थे, वे इस तरह की संस्थाएं स्थापित करते थे ताकि साहित्य को एक नई दिशा दी जा सके, उसके विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। भारती भवन पुस्तकालय की इन्होंने स्थापना की। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारती भवन पुस्तकालय के संस्थापक कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है लाला भगवान दीन ने भारती भवन पुस्तकालय की स्थापना की थी। 1905 में इन्होंने लक्ष्मी उपदेश लहरी का संपादन किया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है इनकी रचनाओं में के परिचय की। तो काव्य कृतियों में नवीन बीन, नदी में दीन, ये इनकी काव्य कृतियां हैं। वीर पंचरत्न, वीर क्षत्राणी और वीर बालक, ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। इन्होंने अलंकार ग्रंथ भी लिखा। देखिए यहां भी हमको दिखाई दे रहा है कि रीतिकाल की अलंकार ग्रंथ लिखने की जो परंपरा है
द्विवेदी युग में उसका निर्वाह लाला भगवान दीन भी कर रहे हैं, जैसे नाथूराम शर्मा शंकर ने भी किया। तो अलंकार ग्रंथ में अलंकार मंजूषा नाम से उन्होंने एक ग्रंथ लिखा। टीकाएं भी इन्होंने लिखी, और टीका लेखन की जो परंपरा थी वो भी रीतिकालीन परंपरा थी, और उससे पहले भी भक्ति काल में भी टीकाएं लिखी गई। इनकी प्रमुख टीकाएं हैं रामचंद्रिका पर, कविप्रिया, ये सब केशव की, रीतिकालीन कवि केशव की रचनाएं हैं। रामचंद्रिका, कविप्रिया, दोहावली, कवितावली तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, और बिहारी सतसई। इन 5 महत्वपूर्ण काव्य कृतियों पर टीकाएं इन्होंने लिखी। इसके बाद अगले कवि आते हैं द्विवेदी युग के रामचरित उपाध्याय। इनका जन्म 1872 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान था जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, और इनका निधन का वर्ष 1938 ईस्वी माना गया है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई। ध्यान देंगे, अभी तक हमने जितने भी साहित्यकारों को पढ़ा, नाथूराम शर्मा शंकर, लाला भगवान दीन, सबने उर्दू, अरबी, फारसी से अध्ययन प्रारंभ किया, लेकिन ये रामचरित उपाध्याय एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में ही प्राप्त की। कालांतर में ब्रज भाषा और खड़ी बोली पर इन्होंने विशेष अधिकार प्राप्त किया। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ये खड़ी बोली के कवि के रूप में सामने आए। अब बात करते हैं इनकी कृति परिचय की। राष्ट्र भारती, देव सभा, ये इनकी काव्य कृतियां हैं। देवदूत, देवी द्रौपदी, भारत भक्ति, विचित्र विवाह, रामचरित चिंतामणि इनका एक प्रबंध काव्य है, इसको ध्यान देंगे। सूक्ति मुक्तावली इनका नीति परक काव्य है। देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है, रामचरित चिंतामणि किस प्रकार की कृति है, प्रबंध है, मुक्तक है, या किस प्रकार की कृति है? तो प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, रामचरित उपाध्याय की रामचरित चिंतामणि एक प्रबंधात्मक कृति है, यानी प्रबंध काव्य है। सूक्ति मुक्तावली उनका एक नीति काव्य, नीति परक काव्य है, यानी नीति काव्य है। आगे चलें। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य रामचरित के विषय में, ब्रज भाषा में इन्होंने 200 दोहों की रचना की, जो ब्रज सतसई नाम से संकलित है। रामचरित उपाध्याय ने ब्रज सतसई नामक एक सतसई ग्रंथ की रचना की। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रज सतसई के रचनाकार कौन है, तो आपको ध्यान रखना है, रामचरित उपाध्याय ने ब्रज सतसई की रचना की। उसमें कितने दोहे हैं? 200 दोहे हैं, और भाषा ब्रज है। देवी द्रौपदी नामक उपन्यास 1922 में इनका प्रकाशित हुआ। देवी द्रौपदी इनकी एक औपन्यासिक कृति है, जिसका प्रकाशन 1922 ईस्वी में हुआ। अब आते हैं अगले साहित्यकार पर। राय देवी प्रसाद पूर्ण इनका नाम है, पूर्ण इनका उपनाम है, और राय देवी प्रसाद इनका मूल नाम था। इनका जन्म 1868 ईस्वी में हुआ, और जन्म स्थान था जबलपुर, मध्य प्रदेश। इनके पिता राय वंशीधर एक पेशे से एक वकील थे, इसलिए राय देवी प्रसाद पूर्ण ने भी वकालत की परीक्षाएं उत्तीर्ण की, क्योंकि घर में जिस प्रकार का माहौल होता है, जो परिवेश बच्चों को मिलता है, उसका रुझान स्वभावतः उसी ओर हो जाता है। तो वही बात राय देवी प्रसाद पूर्ण के साथ हुई, तो उन्होंने वकालत की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। पेशे से वे वकील थे, यानी इन्होंने भी अपने पिता के व्यवसाय को ही अपनाया, और उन्होंने भी वकालत पास कर एक वकील की तरह अपना जीविकोपार्जन प्रारंभ किया। अनेक संस्थाओं के वे पदाधिकारी भी रहे, क्योंकि वे योग्य थे, समाज में उनका खासा सम्मान था, उनका परिवार एक सम्मानित स्थिति में था, तो अनेक संस्थाओं के पदाधिकारी भी वे रहे। धर्म कुसुमाकर एक मासिक पत्रिका का संपादन इन्होंने प्रारंभ किया, इसे भूलना नहीं है। धर्म कुसुमाकर के संपादक कौन है? मासिक पत्र था, आपको ध्यान रखना है, राय देवी प्रसाद पूर्ण ने इस पत्र का संपादन शुरू किया था, और ये एक मासिक पत्र था। थियोसॉफिकल सोसाइटी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन के सदस्य। जैसा कि अभी हमने कहा, अनेक संस्थाओं के ये पदाधिकारी थे। तो कुछ एक संस्थाएं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जो उस समय की समाज सुधारक संस्थाएं मानी जाती थी, जिनमें एनी बेसेंट, जिन्होंने स्थापित की थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसकी सदस्यता थी इनके पास, और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो कि लंदन में, जिसकी प्रमुख शाखा थी, हेड ऑफिस जिसका लंदन में था, वहां उसके भी सदस्य ये थे। अब बात आती है रचनाओं की। तो रचनाओं में इन्होंने मौलिक कृतियां भी लिखी और अनुदित कृतियां भी लिखी, और कुछ एक नाटक भी लिखे, यानी इनका साहित्य सृजन विविधात्मक रहा। मौलिक काव्य कृतियां लिखी, अनुवाद किए श्रेष्ठ, और दूसरी बात, नाटकों का भी सृजन किया। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे।
इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा और फिर उर्दू मिश्रित खड़ी बोली, यानी खड़ी बोली संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली को इन्होंने नहीं बल्कि उर्दू मिश्रित खड़ी बोली को इन्होंने अपनाया। अब बात करते हैं इनकी मौलिक काव्य कृतियों की। तो मृत्युंजय इनकी पहली मौलिक काव्य कृति 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई। राम रावण विरोध 1906 में प्रकाशित काव्य कृति। स्वदेशी कुंडल 1910 में प्रकाशित काव्य कृति। अमलतास एक अन्य काव्य कृति जिनके सन नहीं है दोस्तों, उनके प्रामाणिक सन उपलब्ध नहीं है। नए सन 1910 में इस काव्य कृति को लिखा, तो नए सन 1910 का स्वागत, इस तरह से उन्होंने एक काव्य कृति लिखी। वसंत वियोग 1912 में प्रकाशित हुई। नवीन संवत्सर 1967 का स्वागत, देखिए आप ध्यान देंगे यहां सन है, सन में जब हम 57 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, संवत्सर आ जाएगा, तो ये 67 हो जाएगा। तो यही काव्य कृति संवत्सर के नाम से आगे नवीन संवत्सर 1967 का स्वागत, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रदर्शनी स्वागत 1906 ईस्वी में प्रकाशित। राजदर्शन अंग्रेजी हिंदी मिश्रित काव्य, ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है कि उन्होंने कौन सा ऐसा काव्य लिखा, किस विद्वान ने ऐसा काव्य लिखा जिसमें अंग्रेजी और हिंदी मिश्रित कविताएं थी, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1911। तो आपको ये बिंदु भूलना नहीं है। अनुदित कृतियों की बात करते हैं तो धाराधर धावन बहुत ही महत्वपूर्ण अनुदित कृति है उनकी। और मेघ, ये क्या है, मूलतः जो कालिदास का जो एक खंड काव्य है जिसे कुछ लोग गीति काव्य भी कहते हैं, मेघदूत, उसका पद्य शैली में अनुवाद किया है धाराधर धावन के नाम से। इसका प्रकाशन वर्ष 1902 ईस्वी माना गया। रंभा शुक संवाद संस्कृत के इसी नाम का एक ग्रंथ है, रंभा शुक संवाद के नाम से, इसका उन्होंने संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया। तत्व तरंगिणी शंकराचार्य का जो तत्वबोध नामक ग्रंथ है उसका इन्होंने पद्यानुवाद किया। और हमने पढ़ा था कि इन्होंने नाटक भी लिखे, तो चंद्रकला भानुकुमार नाटक इनका एक प्रसिद्ध नाटक हुआ। अगले साहित्यकार द्विवेदी युग के आते हैं राम नरेश त्रिपाठी। जन्म इनका 1881 ईस्वी में माना गया और जन्म स्थान है कोयरीपुर गांव, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। इनके निधन का वर्ष 1962 ईस्वी है। 22 वर्ष की अवस्था में इन्होंने काव्य सृजन के क्षेत्र में कदम रखा, यानी काव्य प्रतिभा इनकी 22 वर्ष की अवस्था में उभर कर सामने आई। स्वच्छंदतावादी भावधारा के कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। राष्ट्रीय भावनाओं के गायक के रूप में काव्य मंच पर ये लोकप्रिय हो गए। इनकी जो प्रमुख संवेदना, मूल संवेदना थी इनकी कविताओं की, वो थी राष्ट्रीय भावधारा। और यही कारण है कि जब भी कवि सम्मेलन आयोजित होते थे तो ये अपनी राष्ट्रीय कविताओं को पूरे ओजपूर्ण स्वर में सुनाया करते थे। यही कारण है कि उस समय काव्य मंच पर इन्हें पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त हो गई। प्रकृति चित्रण भी इनके काव्य का प्रमुख विषय, यानी दो विषय इनके प्रमुख हैं काव्य के, राष्ट्रीय भावधारा और प्रकृति चित्रण। कृति परिचय पर बात करते हैं। मिलन 1918 में प्रकाशित काव्य कृति, पथिक 1921 में प्रकाशित काव्य कृति, मानसी 1927 में प्रकाशित और स्वप्न 1929 में प्रकाशित, 4 काव्य कृतियों का सृजन किया राम नरेश त्रिपाठी ने। मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न, जो 1918 से 1929 के बीच प्रकाशित हुए। अब आती है बात उपन्यासों की, तो उनका पहला उपन्यास है वीरांगना, 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके बाद वीरबाला उपन्यास भी 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और फिर लक्ष्मी 1924 में प्रकाशित हुआ। उनकी नाट्य कृतियों में 3 कृतियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सुभद्रा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1924 ईस्वी, जयंत, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी, और प्रेमलोक 1934 में ही प्रकाशित उनकी नाट्य कृति है। कुछ एक आलोचनात्मक कृतियां भी उन्होंने लिखी। तुलसीदास और उनकी कविता उनकी एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास नामक ग्रंथ भी उन्होंने लिखा। अब बात आती है टीका की, तो राम नरेश त्रिपाठी ने रामचरितमानस पर एक श्रेष्ठ टीका लिखी। संस्मरण 30 दिन मालवीय जी के साथ नाम से उनका एक संस्मरण प्राप्त होता है। मालवीय जी कौन है यहाँ, ये मदन मोहन मालवीय हैं। तो उनके साथ उन्होंने 30 दिन यानी 1 महीना बिताया और उस पर उन्होंने जो संस्मरण लिखा वो भी उनका एक साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सृजन कार्य है। कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें राम नरेश त्रिपाठी के विषय में जानने चाहिए दोस्तों। 1925 में हिंदी, उर्दू, संस्कृत और बंगला की लोकप्रिय कविताओं का, देखिए ध्यान देंगे,
उस समय के साहित्यकार वे साहित्यकार थे जिन्होंने कभी भाषा को अपने साहित्य सृजन में आड़े नहीं आने दिया। भाषा चाहे कोई भी हो, उनके लिए साहित्य का अर्थ साहित्य ही था। भाषा में कैद कविता से उनका कोई तालमेल नहीं था। यही कारण है कि इन्होंने हिंदी की कविताएं श्रेष्ठ ली, उर्दू की ली, संस्कृत की ली और बंगला की ली। इन सबकी जितनी भी लोकप्रिय कविताएं थी उनका एक संकलन तैयार किया और जिसका शीर्षक था कविता कौमुदी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1925 में यह कविता कौमुदी प्रकाशित हुआ। दूसरी बात, इसमें कौन सी भाषाओं की कविताएं संकलित की गई, तो आपको 4 भाषाओं का ध्यान रखना है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और बंगला। और ये जो ग्रंथ है ये 8 भागों में संकलित और संपादित किया गया। इस बिंदु को भी आपको ध्यान में रखना है। 1931 से 1941 के बीच आप बानर बाल पत्रिका के संपादक रहे। बानर बच्चों की एक पत्रिका आया करती थी दोस्तों, जब मैं छोटी थी तब मैंने भी ये वानर पत्रिका पढ़ी है, जिसमें बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर कथाएं और कविताएं आया करती थी। अधिकांश समय इनका राजस्थान और इलाहाबाद में व्यतीत हुआ। जीवन के अंतिम क्षण इन्होंने सुल्तानपुर में बिताए। मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संकलन है, इस पर प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखें। और मिलन, पथिक और स्वप्न इनके प्रेमाख्यानक खंड काव्य हैं। तो काव्य रूप पर अगर प्रश्न आए इनकी कृतियों पर, तो मिलन, पथिक और स्वप्न तो प्रेमाख्यानक खंड काव्य हैं, लेकिन मानसी इनका फुटकर कविताओं का संकलन है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब कुछ एक अन्य कवि हैं जिन पर भी बात हो जानी चाहिए। कामता प्रसाद गुरु, जिसने हम हिंदी के व्याकरणाचार्य के रूप में जानते हैं दोस्तों, उनकी चर्चा यदि द्विवेदी युग में न की जाए तो बहुत ही बेमानी बात होगी। तो कामता प्रसाद गुरु, क्योंकि इन्हीं के सहयोग से भाषा को, खड़ी बोली हिंदी को व्याकरण सम्मत बनाने में सफलता प्राप्त की आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो जीवन काल इनका 1875 से 1947 ईस्वी के मध्य माना गया है। इन्होंने ब्रज भाषा में एक काव्य लिखा, भौमासुर वध, विनय पचासा, ये भी ब्रज भाषा में, पद्य पुष्पावली खड़ी बोली में लिखित उनकी कृति है, और शिवाजी दासी रानी उनकी एक अन्य कृति है। अगले साहित्यकार हैं गया प्रसाद शुक्ल सनेही। इनका जीवन काल 1883 से 1972 ईस्वी के बीच माना गया। प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन, इस पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय वीणा और त्रिशूल तरंग उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। करुणा कादंबिनी उनकी एक अन्य महत्वपूर्ण कृति। इसके अलावा अगले साहित्यकार हैं रूप नारायण पांडे। इनका जीवन काल 1884 से 1959 ईस्वी के बीच माना गया है। कृतियां हैं पराग, जो 1924 में प्रकाशित हुई। उसके बाद वन वैभव, इस पर प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। दलित कुसुम, वन विहंगम और आश्वासन इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। लोचन प्रसाद पांडे एक अन्य साहित्यकार हुए द्विवेदी युग में। इनका जीवन काल 1886 से 1959 ईस्वी माना गया। कृतियां हैं मृगी दुखमोचन, प्रवासी और नीति कविता, जो 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुई। मेवाड़ गाथा इनकी एक कृति 1914 में प्रकाशित हुई। महानदी और पद्य पुष्पांजलि 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगले कवि आते हैं दोस्तों गिरधर शर्मा नवरत्न। जीवन काल इनका 1881 से 1961 ईस्वी के मध्य माना गया। मातृवंदना, इस पर प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इनकी प्रमुख कृति है। इसके अलावा हिंदी माघ शीर्षक से इन्होंने, माघ एक संस्कृत के कवि हुए हैं, उन्होंने शिशुपाल वध नामक एक महाकाव्य लिखा था। शिशुपाल का कृष्ण ने जो वध किया था सुदर्शन चक्र द्वारा, उस पूरी घटना को इस काव्य कृति में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इन्होंने केवल इसके 2 सर्गों का अनुवाद किया और इसका प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिनमें हमने द्विवेदी युग के अन्य महत्वपूर्ण कवियों पर बात की। उम्मीद करती हूं कि अब कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य, कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु शेष नहीं बचा होगा जिसके जवाब परीक्षा में, जिसके प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएं और जवाब आपके पास ना हो। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।